मैंने आपको बता दिया कि विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव प्रैक्टिकली क्या है। मतलब प्रैक्टिकली क्या है, किसी विद्युत धारावाही चालक में यदि हम विद्युत धारा प्रवाहित करें तो वो चालक तार क्या होता है, उसमें उपस्थित प्रतिरोध के कारण से वो ऊष्मा उत्सर्जित करने लगता है, जिसके कारण से हम उसको क्या बोलते हैं, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव बोलते हैं। जो पर्टिकुलर डेफिनेशन है वो डेफिनेशन क्या है, जब किसी उच्च प्रतिरोध के तार, जैसे नाइक्रोम के तार, नाइक्रोम धातु है, नाइक्रोम धातु में जब हम विद्युत धारा का, नाइक्रोम मिश्र धातु है एक्चुअली, नाइक्रोम जो है वो धातु नहीं मिश्र धातु है। अच्छा, इस बात को भी समझ लो आप। देखना, एक धातु है, जैसे मान लीजिए कॉपर है, मान लीजिए, उदाहरण ले रहा हूँ, गलत है, बिल्कुल गलत है। 1 मीटर तार कॉपर का लिया मैंने, उसका प्रतिरोध जो है वो, फिर बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ लेकिन ठीक है, उसका प्रतिरोध जो है वो 50 ओम है। 1 मीटर कॉपर का तार लिया, उसका प्रतिरोध कितना है, 50 ओम है। मैं आपको स्क्रीन पे ले जाता हूँ ताकि आपको समझा सकूं। आपके पास एक प्रतिरोध, एक मीटर का कॉपर का तार है, काय का, कॉपर का, सीयू का तार है, कितने मीटर लंबा, 1 मीटर लंबा कॉपर का तार है, और इसका जो प्रतिरोध है, आर की वैल्यू जो है इसकी, वो कितनी है, 50 ओम है। ठीक, ये क्लियर है आपको। और एक और तार है आपके पास तांबे का, बोले तो जिंक, तांबा नहीं, तांबा नहीं, जिंक का, जिंक को जस्ता बोलते हैं हिंदी में, जस्ते का तार है, वो भी 1 मीटर लंबा है ना, लेकिन इसका प्रतिरोध जो है बेचारा कम है, वो केवल जो है वो 20 ओम है। ये प्रतिरोध गलत है, बिल्कुल गलत है, मैं उदाहरण समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको, है ना। मान लीजिए कॉपर का तार है, 1 मीटर लंबा, उसका प्रतिरोध 50 ओम है, और इसका जो है वो 1 मीटर लंबा 20 ओम है। अगर मैं, आपको मालूम है इसको तांबा बोलते हैं और इसको जिंक बोलते हैं, अगर इन दोनों की धातु बनाऊं, यानी इन दोनों, ये दोनों धातुएं हैं, अगर इन दोनों धातुओं को मिलाकर मैं एक मिश्र धातु बनाऊं तो मेरे पास पीतल मिलेगा, पीतल मिलेगा कि नहीं, पिताजी याद है कि नहीं, तांबा और जिंक, तांबा प्लस जिंक। अच्छा, अगर मैं पीतल का एक जिंक, अगर मैं पीतल का 1 मीटर लंबा तार लूं, पीतल का, पीतल को बोलते हैं ब्रास, मैं 1 मीटर लंबा ब्रास का तार लूं, तो मुझे बताओ इसका प्रतिरोध कितना होने वाला है। आपके माइक खुले हुए हैं, बताओ इसका प्रतिरोध कितना होगा, ब्रास का यानी कि पीतल का। पीतल किस किस से मिलकर बना हुआ है, तांबा और जिंक से। भैया 70 हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल होगा, दोनों का जोड़ देंगे, हमने तांबा और जिंक से ही तो बनाया हुआ है। तो पीतल का प्रतिरोध कितना हो जाएगा, पीतल का प्रतिरोध हो जाएगा 70 ओम। मतलब क्या, मिश्र धातु, मिश्र धातु जिन दोनों धातुओं से मिलकर बनी हुई होती है, उसका प्रतिरोध कितना, 70 ओम। उन दोनों की सब्स्टिट्यूट धातु जिससे वो बनी है उससे सबसे ज्यादा होता है, मिश्र धातु का प्रतिरोध क्या होता है, ज्यादा होता है उन धातुओं से जिससे वो बनी हुई है। इसका 50 था, इसका 20 था, दोनों से ज्यादा है कि नहीं, 70, बिल्कुल है। तो बोलना ये चाह रहा हूं मैं, जब भी मिश्र धातु का यूज किया जाता है, जब भी मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है, तो मिश्र धातु नॉर्मल धातु की तुलना में ज्यादा प्रतिरोध रखती है। मतलब क्या, प्रतिरोध ज्यादा होगा तो क्या होना, वो उतना ज्यादा विद्युत धारा का विरोध करेंगे, जितना ज्यादा विरोध करेंगे वो चीज उतनी ही ज्यादा गर्म होगी, है ना। जो चीज जितनी ज्यादा विरोध करेगी उतनी ही ज्यादा क्या होगी, गर्म भी करेगी। मतलब क्या, धातुओं की अपेक्षा मिश्र धातु ज्यादा ऊष्मा उत्सर्जित करेंगी। क्यों, क्योंकि मिश्र धातुओं का प्रतिरोध धातुओं की तुलना में क्या होगा, ज्यादा होगा। मिश्र धातु सभी को पता है ना। एक उदाहरण का नाम पिताजी, पीतल जो है वो तांबा और जिंक की मिश्र धातु है। मतलब क्या, पीतल के तार का प्रतिरोध तांबा और जिंक दोनों के प्रतिरोध से क्या होगा, ज्यादा होने वाला है। क्लियर है ये बात, है ना। तो अब पर्टिकुलर डेफिनेशन में आते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि परिभाषा सुनाओ विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव या फिर विद्युत धारा के तापीय प्रभाव, ताप मतलब समझते हैं ना, ऊष्मा, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव की परिभाषा सुनाओ यदि आपसे बोलता है, तो परिभाषा कैसे बोलोगे आप, जब भी किसी उच्च प्रतिरोध के तार, जैसे नाइक्रोम के तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जब भी किसी उच्च प्रतिरोध के तार जैसे नाइक्रोम के तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो वह लाल होकर ऊष्मा उत्सर्जित करने लगता है, वो लाल होकर ऊष्मा उत्सर्जित करने लगता है। इसे ही हम विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव या तापीय प्रभाव कहते हैं। क्लियर है डेफिनेशन। जब भी उच्च प्रतिरोध के तार जैसे नाइक्रोम के तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है
तो वह रक्त तप्त होकर, रक्त तप्त बोल के मतलब जैसे बोलते हैं ना अपन लाल होकर, लाल को वो अच्छे शब्दों में, थोड़ा सा प्रोफेशनल शब्दों में यूज करें, यदि हम हिंदी के अच्छे शब्दों का यूज करें, बोलते हैं रक्त तप्त होकर। रक्त मतलब रक्त मतलब खून, खून तप्त मतलब लाल होकर, खून के समान लाल होकर, तो उसको बोलेंगे रक्त तप्त होकर ऊष्मा उत्सर्जित करने लगती है ना। जब भी किसी उच्च प्रतिरोध के तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह रक्त तप्त होकर ऊष्मा उत्सर्जित, आप तो बिल्कुल लिख सकते हो लाल होकर ऊष्मा उत्सर्जित कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल लिख सकते हो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, लाल होकर ऊष्मा उत्सर्जित करने लगती है, इससे ही हम विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। नाइक्रोम का तार याद रखिएगा। देखते हैं अपन नाइक्रोम कौन सी मिश्र धातु है, गूगल पे सर्च करके देखते हैं, मुझे भी नहीं मालूम है, आपके आपके कारण से मैं भी सीखूंगा। तो मैं गूगल पे लिखूंगा नाइक्रोम वायर, नाइक्रोम वायर क्या होता है, ये होता है नाइक्रोम वायर। स्टार्टिंग में लिखा हुआ नाइक्रोम वायर इज एलॉय, एलॉय मतलब होता है मिश्र धातु, है ना, इंग्लिश में बोलते हैं मिश्र धातु को एलॉय, मेड फ्रॉम निकल एंड क्रोमियम, निकल और क्रोमियम। ये किसकी चीजें से मिलकर बना हुआ होता है, नाइक्रोम वायर किससे मिलकर बना होता है, निकल और क्रोमियम से मिलकर बना हुआ होता है। और यही नाइक्रोम वायर जो है आपको स्कूल में मिलेगा भी, इसी का यूज करा था, जो आपने ओम का नियम देखा था वीडियो में, वो इसी का यूज किया था अपन ने नाइक्रोम के वायर का। वो किससे मिलकर बना होता है, निकल और क्रोमियम से, है ना। तो नाइक्रोम किससे बना हुआ है, निकल और क्रोमियम से, नीनिको, नीनिको, इसका शॉर्ट फॉर्म ये बन रहा है नीनिको। जैसे अपन ने पिताजी बनाया था ना पीतल तामा सिंह, अगर इसका बनाए जो नाइक्रोम तार होता है, नाइक्रोम, आप हिंदी में भी बना सकते हो, शॉर्ट फॉर्म कुछ भी हो सकते हो, उठपटांग अपनी मर्जी से बनाना सीखो। याद करने के लिए बड़ी बड़ी चीजों को उसको तोड़ लिया करो। नाइक्रोम किस किस से मिलकर बना हुआ होता है, निकल और क्रोमियम से, निकल प्लस क्रोमियम से। अब आप इसको बनाने के लिए नानिक्रो भी बोल सकते हो, नानिक्रो, नानिक्रो, है ना, इसको ऐसा ही बोल सकते हो। और नाइक्रोम को आप इसका जो वो होता है इंग्लिश में नाम, नाइक्रोम का शुरू होती है स्पेलिंग एनआई से शुरू होती है, एनआई। निकल की को जो सिंबल है निकल का वो भी एनआई है, और क्रोमियम का जो होता है वो सी ओ, सी, क्रोमियम का मेरे को मालूम नहीं है क्या होता है सिंबल, आप सी ओ लिख सकते हो उसको, काय के लिए, याद रखने के लिए कि क्रोमियम की बात हो रही है। वैसे सी आर होता है इसका सिंबल, सी आर होता है, लेकिन वो सही से याद रखवाना नहीं आएगा, तो आप उसको नीनिको से भी याद रख सकते हो। नीनिको मतलब, नी मतलब नाइक्रोम, नी मतलब नाइक्रोम, नी मतलब निकिल, को मतलब क्रोमियम। तो नाइक्रोम काय से मिलकर बना हुआ है, निकिल और क्रोमियम से। जैसे अपन ने पिताजी याद करा था ना, वैसे ही आप नानी क्रो भी याद कर सकते हो हिंदी में, ये ज्यादा अच्छा रहेगा, आपको सिंबल में कंफ्यूजन हो सकता है। नानी क्रो, नानी क्रो, है ना, ना मतलब नाइक्रोम, नी मतलब निकिल, क्रो मतलब क्रोमियम, या मतलब कि जो नाइक्रोम बना हुआ है वो किससे बना हुआ है, निकिल और क्रोमियम से मिलकर बना हुआ, ना निक्रो। ठीक है, याद हो जाएगा मेरे ख्याल से, पिताजी वाला शॉर्टकट बना लिया आपने। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जो है वो हमेशा बड़ी चीजों को ऐसे शॉर्टकट में याद करने की कोशिश करें, जैसा कि बेजानी पिनाला अपन ने याद किया था, है ना। वापस आ जाते हैं अपन ऊष्मीय प्रभाव पे। तो आपको अब समझ में आ गया मेरे ख्याल से कि विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव क्या होता है। जब भी उच्च प्रतिरोध के तार जैसे कि नाइक्रोम के तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह लाल होकर ऊष्मा उत्सर्जित करने लगता है, इसे हम विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव से जुड़ी कौन कौन सी युक्तियां हैं, उसमें सारी युक्तियों के नाम लिख दो, हीटर, विद्युत प्रेस। हीटर दो तरह के होते हैं, लकड़ी से भी चलता है, इसलिए विद्युत हीटर लिखना जरूरी है। विद्युत हीटर, विद्युत प्रेस, प्रेस को प्रेस नहीं लिखते अपन आवाज कट रही। इंटरनेट स्लो होगा इसके कारण से कट रही होगी, बाकी को भी कट रही है क्या, हाँ भैया। मेरा नेट स्लो है फिर। देख लेते हैं स्पीड कितनी चल रही है, आपको भी दिखा देते हैं कैसे सर्च करते हैं। गूगल पे लिखना पड़ता है fast.com। कट गई। गई, हाँ मेरा नेट स्लो है, वाकई स्लो है। मेरा नेट स्लो चल रहा है सही में। अभी आ रही है आवाज, 1 MB की स्पीड। हाँ बहुत कम स्लो है, मेरी स्पीड 30 Mbps तक जाती है। नेट सच में
अब तो वही नहीं हो रहा। अभी भी नहीं आ रही आवाज। हेलो हेलो हेलो। आ मैं आपसे बता चुका हूँ आपको, आप डेफिनेशन समझ में आ गई कि विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव क्या होता है। उसके बाद आपको उदाहरण लिखना है। उदाहरण में क्या लिखना है? विद्युत प्रेस, विद्युत हीटर, गीजर, और जो टोस्टर होता है, टोस्टर समझते हो? टोस्ट अपने यहाँ इंडिया में तो यूज नहीं करते अपन टोस्ट बनाने के लिए, लेकिन वेस्टर्न कल्चर में जो है वो जो ब्रेड स्लाइस आती है, ब्रेड स्लाइस को टोस्ट करके जो है उस पर मक्खन लगा के खाते हैं। कई बार टीवी मूवीज में देखा होगा आपने। वो टोस्टर भी जो है वो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पे काम कर रहा होता है। इसके अलावा पानी गर्म करने की रॉड, वो भी विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पे काम है। विद्युत बल्ब भी विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पे काम कर रहा है। तो ये उदाहरण लिख दोगे। क्या डेफिनेशन हो गई और उदाहरण हो गए। इसके बाद शुरू होता है इसके अनुप्रयोग। अनुप्रयोग हिंदी में बोलते हैं शब्द अनुप्रयोगी, और इंग्लिश में बोलते हैं उसको एप्लीकेशंस। एप्लीकेशन मतलब कि कहाँ कहाँ यूज किया जाता है। 3 एप्लीकेशन याद रखो इसके, तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों को एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपका। पहली बात तो आप पहला जो एप्लीकेशन लिखोगे, पहला जो इसका गुण लिखोगे, या पहले इस पर आधारित युक्तियों के नाम वो लिखोगे, अगर इसका यूज कहाँ किया जाता है, तो आप पहले बारे में ये लिख दोगे क्या? विद्युत प्रेस। विद्युत प्रेस को अपन प्रेस नहीं लिखते हैं, उसको स्त्री लिखते हैं, है ना? स्त्री वो वाला नहीं, महिला वाला स्त्री नहीं, ऐसा लिखाता है स्त्री। विद्युत स्त्री, गीजर, रॉड, टोस्टर, माइक्रोवेव। माइक्रोवेव ओवन समझते हो ना? माइक्रोवेव, इलेक्ट्रिक ओवन लिख सकते हो आप यहाँ पर, इलेक्ट्रिक ओवन। ये सारी युक्तियां, इन सारी युक्तियों में इसको आप ऐसा लिखोगे, विद्युत इस्त्री, गीजर, रॉड, टोस्टर, माइक्रोवेव ओवन आदि युक्तियों को बनाने में इस विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग किया जाता है ना? पहला उपयोग क्या लिखोगे आप? उपयोग लिख रहे हैं मतलब कहाँ इसका यूज किया जाता है, एप्लीकेशन क्या है इसका। तो पहला एप्लीकेशन क्या लिखोगे? विद्युत इस्त्री, गीजर, रॉड, टोस्टर, माइक्रोवेव ओवन आदि युक्तियां बनाने में विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव उपयोग किया जाता है। सिंपल हो एक गया। गीजर क्या? गीजर मतलब होता है पानी गर्म करने का, गीजर होता है ना। अच्छा, रोज। हाँ, पानी गर्म करने की रॉड अलग होती है और गीजर अलग होता है। गीजर जो है वो एक तरह की टंकी जैसी होती है, छोटी सी, वो इलेक्ट्रिक टंकी होती है। और वो क्या करता है, उसको बाथरूम में फिट कर दिया जाता है और नल की फिटिंग उसकी अलग से करवा दी जाती है। तो वो हाँ इसको भैया, मैं आपको स्विच ऑन कर दूं, वो जो गीजर का सुना होगा, मेरे ख्याल से गीजर लगते हैं आजकल घरों में जो। सुना है। हाँ हाँ, तो बस वही गीजर है, गाजर नहीं है, गीजर है। ठीक। तो पहला उपयोग तो ये लिख दोगे, विद्युत इस्त्री, गीजर, रॉड, टोस्टर, माइक्रोवेव आदि बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसके अलावा दूसरा जो यूज करेंगे इसको एक्सप्लेन करेंगे, दूसरा और तीसरा जो उपयोग चीज लिखेंगे हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। हालांकि अभी आपको समझने की जरूरत है, उसको याद करने की कोशिश मत करना, ना उसको आपको रटना है ना? दूसरा जो है इसका अपन इसमें लिखेंगे आप, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग विद्युत बल्ब बनाने में किया जाता है। विद्युत बल्ब बनाने में किया जाता है। विद्युत बल्ब बनाने में भी आप इसको भी आपको डिफाइन करना पड़ेगा। विद्युत बल्ब बनाने में किया जाता है, ठीक, ऐसा लिखोगे। और फिर क्या लिखोगे, इसमें जो तंतु यूज किया जाता है, तंतु मतलब फिलामेंट। तंतु एक शब्द है, आपने तंतु, तंतु किसको बोलते हैं? तंतु बेसिकली बोलते हैं छोटा पीस। हिंदी में अगर बोले तंतु अगर लिखा हुआ है तो छोटा छोटा पीस, उसको बोलते हैं तंतु। यहाँ पर तंतु का मतलब क्या निकल रहा है? यहाँ पर तंतु का मतलब निकल रहा है फिलामेंट। फिलामेंट, है ना? फिलामेंट किसको बोलते हैं? तो वो होता है बल्ब में लगाया हुआ तार। जो बल्ब में आप देखते हो ऑरेंज जो बल्ब होता है आपके पास, ऐसा कुछ। कितना अच्छा बन रहा था, इस साइड का अच्छा बन गया, एक साइड का अच्छा नहीं बना। अरे बन गया, बन गया। बल्ब हुआ। ये बल्ब ऐसा ही कुछ होता है। अगर हम इसकी बात करें तो नीचे से ऐसा ऐसा कुछ लगा रहता है, और नीचे से ऐसा वहां होल्डर लगा हुआ रहता है। यहाँ पर से कांच की एक छड़ लगी रहती है जो कि तार को जुड़ने नहीं देती, और यहाँ से एक ऐसा तार आता है, और यहाँ पर एक मेन तार लगा रहता है, बिल्कुल छोटा सा कांच की उस पे ऐसा तार लगा रहता है। आप देखोगे बल्ब को, वो कुछ ऐसा लगा हुआ रहता है और नीचे चला जाता है। यहाँ पर 2 ऐसे चिन्ह होते हैं इसमें, प्लस और माइनस के, है ना? ये होता है कि नहीं? ये जो होता है ना, इसको बोलते हैं तंतु। ये होता है तंतु, ये इसको बोलते हैं तंतु या फिर फिलामेंट, है ना? तो ये वाला जो फिलामेंट होता है ये क्या करता है,
इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करने का। इसमें जो धातु यूज की जाती है वो टंगस्टन धातु यूज की जाती है ना। आप कई कई कंपनी जो है वो मिश्र धातु का भी यूज करती है, नाइक्रोम का तार भी यूज करती है, लेकिन नॉर्मली जो यूज की जाती है धातु यूज कर, मिश्र धातु नहीं करते, इसमें टंगस्टन का वायर यूज किया जाता है, टंगस्टन, है ना। इसमें विद्युत बल्ब में क्या किया जाता है, टंगस्टन धातु का उपयोग किया जाता है। और टंगस्टन की खूबी क्या है, इसका प्रतिरोध, प्रतिरोध बोले तो आर, ये बात लिखना पड़ेगी आपको, जरूरी है। इसका प्रतिरोध बहुत ज्यादा होता है, बहुत उच्च होता है। और इसके अलावा इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट मतलब कि गलनांक, हिंदी में गलनांक सुना है आपने, कोई चीज जिसपे गलना प्रारंभ कर देती है, गलनांक सुना होगा। इसका गलनांक पॉइंट भी बहुत ज्यादा होता है, दोनों ही, इसका प्रतिरोध भी ज्यादा होता है और गलनांक भी ज्यादा होता है। गलनांक ज्यादा होता है, उसके कारण से क्या होता है, आप देखो कोई भी चीज गर्म होगी तो उसका तापमान बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा तो वो पिघल के टूट सकती है ना। इसीलिए जो ये तंतु होता है, बल्ब का जो तंतु होता है, इसका प्रतिरोध तो उच्च रखेंगे, प्रतिरोध उच्च नहीं रखेंगे तो फिर जलेगा कैसे, लाल ही नहीं होगा, वो ऊष्मा उत्पन्न ही नहीं करेगा, है ना। तो इसका प्रतिरोध भी उच्च रखते हैं और इसका जो गलनांक पॉइंट होता है वो भी उच्च होता है, जिसके कारण से ये तारा आसानी से ना टूटे, है ना। हालांकि एक एज के बाद तो जाहिर सी बात है टूट जाएगा, लेकिन मेन मकसद क्या है अपना, उच्च प्रतिरोध होगा तो ज्यादा ऊष्मा उत्पन्न होगी, और साथ साथ अगर गलनांक पॉइंट उच्च होगा तो आसानी से टूटेगा भी नहीं। तो आपको समझ में आ गया, विद्युत धारा जो बल्ब में यूज करते हैं तंतु, उसकी क्वालिटी क्या होती है, उसका प्रतिरोध उच्च होता है, साथ साथ उसका मेल्टिंग पॉइंट यानी कि गलनांक भी उच्च होता है, जिसके कारण से वो अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा तो उत्पन्न करे लेकिन आसानी से टूटे ना। तो होता क्या है फिर, होता ये है कि जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो ये तंतु गर्म होकर लाल हो जाता है, लाल होने के कारण से ऊष्मा उत्सर्जित करने लगता है। और इस बल्ब में कौन सी गैस भर दी जाती है, इस बल्ब में गैस भर दी जाती है ऑर्गन गैस, इस बल्ब में भर दी जाती है ऑर्गन गैस। ये ऑर्गन गैस क्या करती है, ऑर्गन गैस जो है इसके प्रकाश को और ज्यादा बढ़ा देती है, इसको चमकीला बना देती है और बल्ब जो है वो जलने लगता है, प्रकाश उत्सर्जित। भैया आपकी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल। सबके साथ हो रहा है? नहीं भैया आ रही। भूमि इस बार आपकी दिक्कत है बेटा। हाँ, क्या बोल रहा था मैं, यही बोल रहा था कि ये धातु होती है वो टंगस्टन की भरी हुई होती है। टंगस्टन का क्या होता है, प्रतिरोध भी उच्च होता है, गलनांक भी उच्च होता है, जिसके कारण से क्या होती है, ये ऊष्मा उत्सर्जित करने लगती है, तार जो है वो चमकने लगता है, लाल होकर ऊष्मा उत्सर्जित करने लगता है। और उसके कारण से इसमें जो गैस भरी रहती है वो गैस कौन सी होती है, अक्रिय गैस ऑर्गन होती है, अक्रिय गैस भरी जाती है इसमें। अक्रिय गैस क्या होती है 10th क्लास में अपन पढ़ेंगे, थोड़ा सा वेट कर लो, अभी इसमें आप याद रखो, अक्रिय गैस जो होती है वो भरी जाती है। अक्रिय गैस जैसे कि ऑर्गन भर दी जाती है, तो वो अक्रिय गैस क्या करती है, अक्रिय गैस जो है वो इस जो ये जला है इसकी रोशनी को और अधिक बढ़ा देती है, जिसके कारण से हमको बल्ब जो है वो रोशनी देने लगता है, उजाला देने लगता है। तो इसको आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, विद्युत बल्ब में कैसे विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव यूज किया जा रहा है ना। तो आप पहली लाइन तो लिखोगे, विद्युत बल्ब में विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग किया जाता है। इसमें उपयोग होने वाला तंतु टंगस्टन का बना हुआ होता है, और इस टंगस्टन धातु का प्रतिरोध भी उच्च होता है, साथ साथ इसका गलनांक भी उच्च होता है, जिससे ये आसानी से टूटे ना। जब टंगस्टन धातु के तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह प्रतिरोध अधिक होने के कारण से ऊष्मा उत्सर्जित करने लगता है। ऊष्मा उत्सर्जित करने का उसके बाद इस बल्ब में जो है वो अक्रिय गैसेस जैसे ऑर्गन भरी हुई रहती हैं। ये गैसेस उत्पन्न हुए प्रकाश को और अधिक, प्रकाश की तीव्रता को और अधिक बढ़ा देती हैं और हमें बल्ब से रोशनी प्राप्त हो जाती है, हमें बल्ब जो है वो चमकता हुआ दिखाई देने लगता है। तो जो मैंने आपको बोला वो आप भी लिख सकोगे, बिल्कुल लिख सकोगे, और अपनी लैंग्वेज में ही लिखना है, रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बस सारी चीजें इंक्लूड हो जाना चाहिए। पहली बात, विद्युत बल्ब क्या पे काम करता है, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पे काम करता है। दूसरी बात, इस बल्ब में जो तंतु यूज किया जाता है वो किसका यूज किया जाता है, किसका यूज किया जाता है, टंगस्टन धातु का। बहुत अच्छे, मैं भूल गया था। इस बल्ब में कौन सा धातु का यूज किया जाता है, टंगस्टन धातु का तंतु यूज किया जाता है। इस धातु की क्वालिटी क्या है, क्वालिटी ये है कि इसका प्रतिरोध भी उच्च होता है, और इसका क्या प्रतिरोध के साथ साथ और क्या उच्च होता है, गलनांक। बहुत अच्छे। तीसरा पॉइंट ये हो गया, इसकी क्वालिटी ये हो गई कि इसका प्रतिरोध तो उच्च होता ही है, साथ साथ इसका गलनांक भी उच्च होता है ना। फिर उसके बाद क्या बोलेंगे, जैसे विद्युत धारा इसमें प्रवाहित की जाती है तो ये जलकर प्रकाश उत्सर्जित करने लगता है। 4 पॉइंट हो गए, है ना। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, बोलेंगे इस बल्ब में जो है वो अक्रिय गैस भर दी जाती है। कौन सी गैस भर दी जाती है,
ऑर्गन। ऑर्गन गैस, है ना, अगर ये ऑर्गन। गैस भर देते हैं तो वो ऑर्गन गैस भर दी जाती है, जिसके कारण से बल्ब जो है वो रोशनी देने लगता है, या फिर प्रकाश की तीव्रता, उसकी ऑर्गन गैस क्या कर देती है, प्रकाश की तीव्रता को बढ़ा देता है। बिल्कुल अपने शब्दों में यूज करो, लेकिन ये 5 बातें इंक्लूड करो, है ना। 5 बातें कौन कौन सी? विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पे काम करता है। दूसरी बात, इसमें जो धातु यूज की जाती है वो टंगस्टन धातु यूज की जाती है। उसका क्या होती है, क्वालिटी क्या होती है, उसका प्रतिरोध और गलनांक जो है वो उच्च होता है। उसके बाद क्या, इसमें ऑर्गन गैस भरी जाती है, अक्रिय गैस होती है। उसके बाद क्या, ये गैस क्या कर देती है, प्रकाश की तीव्रता को बढ़ा देती है। बस ये पॉइंट आपके 5 पॉइंट उसमें क्लियर होना चाहिए। बाकी आप लैंग्वेज कोई सी भी यूज करो। तो ये दूसरा उदाहरण हो गया। तीसरा और आखिरी उदाहरण है, आज का लास्ट भी है वो। तीसरा जो उदाहरण है वो यूज किया जाता है अपन इसका जो 2 मिनट, जो तीसरा एप्लीकेशन है इसका, वो यूज करते हैं हम इसका फ्यूज तार में। काय में? फ्यूज तार में। अब ये फ्यूज तार क्या होता है? फ्यूज तार क्या होता है? फ्यूज तार क्या होता है? कटआउट सुने? कटआउट, कटआउट क्या होते हैं? हाँ भैया सुना है। मीटर में लगे रहते हैं, मीटर के आसपास जो है वो चीनी मिट्टी के बड़े बड़े कटआउट लगे हुए रहते हैं। हाँ ठीक है? भैया। हाँ, उन इस शेप में रहते हैं। आपको मैं बताऊं, अरे भाई हट जा। अरे रे, ऐसे चीनी मिट्टी के ऐसे लंबे लंबे से रहते हैं, और यहाँ पर धातु की ऐसी प्लेट लगी रहती है इस पे, 2 साइड। मैं तेरे से मैं बता रहा हूँ, इसमें देखे कि नहीं, मीटर के पास लगे रहते हैं। और इसको जो है वो मीटर के एक डब्बा होता है, उसमें ऐसे ऐसा डब्बा रहता है, उसमें 2 खांचे लगे हुए रहते हैं। उसमें जो है वो ये फंस इसमें जाता लगाना पड़ता है ना। इसको कटआउट बोलते तभी हैं ना लाइट अपन। आती है। हाँ, लाइट आती है। हाँ। इस कटआउट को अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर इन दोनों टर्मिनल को जोड़ता हुआ एक तार गया होगा, इन टर्मिनल से जोड़ता हुआ तार गया होगा, जिसके कारण से वो क्या कर पाते हैं। अब ये होता क्या है, फ्यूज तार क्यों लगाया जाता है, उसको ध्यान से सुनो, आपको समझ में आएगा बहुत अच्छे से। कुछ भी कठिन नहीं है इसमें। क्यों यूज किया जाता है, देखो। जब भी विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जब किसी पाथ से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जैसे मान लीजिए अपने घर के बगल में डीपी है, उस पर बिजली गिर गई। बिजली गिरेगी तो वोल्टेज एकदम से बढ़ जाएगा। वोल्टेज बढ़ जाएगा तो हमारे घर में जो वोल्टेज आ रहा है वो भी एकदम से बढ़ेगा। वो बढ़ेगा, वोल्टेज के साथ साथ विद्युत धारा भी बढ़ेगी, जाहिर सी बात है। अब हमारे घर के जो इक्विपमेंट बने हुए हैं वो 5 एम्पियर पे मैक्सिमम काम करने के लिए बने हुए हैं, लेकिन जब ज्यादा मात्रा में विद्युत धारा चली आएगी तो वो इक्विपमेंट खराब हो जाएंगे कि नहीं। जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए आपकी जो टीवी है, अगर टीवी बात करें, वो ज्यादा से ज्यादा 2 एम्पियर का करंट लेती है, और अगर शॉर्ट सर्किट हो गया या डीपी पे आग लग गई या बिजली गिर गई, उस दौरान 20 एम्पियर का करंट आपकी टीवी में आएगा। टीवी जलेगी कि नहीं? बिल्कुल जल जाएगी। पंखा जो है वो हो सकता है आपका केवल 3 एम्पियर का करंट ले रहा हो, जब 20 एम्पियर का करंट उसके अंदर घुसेगा तो वो तार के ऊपर जो कोटिंग रहेगी, जो वायरिंग होती है वो जल जाएगी, वायरिंग जल जाएगी उसकी। वो वायरिंग जल जाएगी तो पंखा खराब हो जाएगा। मतलब क्या, जैसे हमारे घरों में अगर शॉर्ट सर्किट होता है बाहर कहीं पर भी, घरों में आने वाली विद्युत धारा का मान अगर एकदम से बढ़ जाता है तो हमारे घरों की चीजें जो है वो खराब हो सकती हैं। इसके लिए वैज्ञानिकों ने या फिर इंजीनियर्स ने क्या सुझाव किया, उन्होंने बोला जैसे मान लीजिए बाहर से 2 तार आ रहे हैं, मीटर से आपके घर में 2 तार आ रहे हैं, एक लाल आता है और एक काला आता है, मालूम है आपको, है ना। एक वायर जो है वो मेंस का आता है, ये एक वायर ये आया लाल वाला, और एक जो है वो काला आया। हालांकि ये कोडिंग जो है अपने इंडिया में बहुत हद तक मानी नहीं जाती है। ये कहाँ से आया? डीपी से आया, है ना। आपके घर में जहां मीटर लगा हुआ है, ये मान लीजिए मीटर लगा हुआ है, मीटर पे ये 2 तार आए, लाल और काले, है ना। ये तार इधर से जुड़ गए। अब मीटर से क्या करेंगे, इधर से तो अपन छेड़खानी कर नहीं सकते हैं, क्योंकि इधर करेंगे तो मीटर बंद हो जाएगा, बिजली कंपनी वाले आ जाएंगे, है ना। तो अपन क्या करते हैं, अपनी सेफ्टी के लिए मीटर के बाद ये वाला जो मेंस का तार होता है, ये तार जो कि अपने घरों में आ रहा होता है, अब मीटर ऐसे ही होता है ना कनेक्शन, ये तार आप दोनों आते हैं, और यहाँ इन दोनों तारों का यूज हम जो है वो अलग अलग चीजों को जलाने के लिए करते हैं। मान लीजिए यहाँ पर मैंने पंखा जला रहा हूँ अभी, बहुत सारी युक्ति जलाने के लिए करते हैं, लेकिन अभी मैं मान ले रहा हूँ कि पंखा चला रहा हूँ। पंखी थोड़ी सी ऐसे कर देता हूँ, एक पंखी गायब कर दी मैंने, 4 पंखों वाला पंखा है अपना, है ना। एक पंखी मैंने गायब कर दी ताकि आपको तार जोड़ सकूं इससे। ये दोनों तार अपन जोड़ देंगे, जैसे ये पंखा घूमने लगेगा, है ना। ऐसा करते हैं अपन, बीच बीच में स्विच वगैरह भी लगा लेते हैं। अब एकदम से क्या हुआ, इसमें से जो विद्युत धारा आ रही थी शॉर्ट सर्किट होने के कारण से, मान लीजिए यहाँ पर अभी नॉर्मली जो अपन को चल रहा है पंखा वो 3 एम्पियर पे चल रहा है ना, आराम से घूम रहा है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, वो बस बहुत खुश है अपनी जिंदगी से।
इसके बाद क्या होता है, यहाँ पर जो है वो गुचर गुचर हो जाती है, कुछ बिजली कड़क जाती है, कोई आग लगा लेता है, या फिर मतलब डीपी पे आग लगा देता है, कोई गुस्से में आकर जो है वो डीपी पे कुछ भी फेंक देता है, कुछ भी हो जाता है। तो उसके कारण से क्या हो जाता है, आने वाले करंट की वैल्यू 30 एम्पियर हो जाती है। अब ये पंखा जो है जैसे ही इसके अंदर 30 एम्पियर करंट जाता है तो बेचारा जो है वो इसके धुएं उड़ जाते हैं, आग लग जाती है इसमें, ये चीज जल जाती है ना। तो क्या करते हैं अपन, इस 30 एम्पियर से, इस घटना से बचने के लिए अपन एक युक्ति यूज करते हैं, यहाँ पर फ्यूज की यूज करते हैं। वो युक्ति का नाम है फ्यूज तार। फ्यूज तार क्या होते हैं, ऐसे कट आउट होते हैं, और उसमें जो है वो एक तार लगा हुआ रहता है, अलग प्रकार का तार रहता है, इस लाइन से हटकर एक तार लगा हुआ रहता है, और वो एक दूसरे से जोड़ देते हैं। तो वो एक अलग प्रकार का तार होता है। कैसा होता है वो जो तार होता है, फ्यूज तार, जो फ्यूज तार में जिस धातु का यूज किया जाता है, फ्यूज तार में आप देखो उसकी क्वालिटी कैसे यूज करते हैं, इसका प्रतिरोध जो है वो तो उच्च रखते हैं ताकि वो गर्म होकर हीट हो सके, लेकिन जो मेल्टिंग पॉइंट होता है जिसको हम गलनांक बोलते हैं, गलनांक जो होता है वो गलनांक जो है इसका कम होता है। इसका गलनांक जो है वो, याद है अपन ने जो ऊपर यूज किया था उसका गलनांक भी उच्च था और प्रतिरोध भी उच्च था ताकि वो टूटे ना। लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ऐसा तार यूज कर रहे हैं जिसका प्रतिरोध तो थोड़ा सा ज्यादा हो, मतलब इसके बराबर ही हो। ये वाला जो तार लिया है ना अपन ने, इसके लगभग बराबर ही हो, ज्यादा तो नहीं हो लेकिन इससे थोड़ा सा इसके बराबर ही हो, लगभग थोड़ा बहुत ज्यादा चल जाएगा। लेकिन जो गलनांक हो, यहाँ गलनांक की इंपॉर्टेंस है, गलनांक जो है वो कम हो। गलनांक जब कम होगा, जब तक इसके अंदर से 3 एम्पियर धारा आ रही होगी, ये थोड़ा बहुत जो है वो गर्म होगा, लेकिन विद्युत धारा को बहने देगा, बिल्कुल बहने देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको 3 एम्पियर को आने देगा। लेकिन जैसे 30 एम्पियर का करंट इसमें से गुजरा, जैसे 30 एम्पियर का करंट गुजरा, ये जो तार होगा गर्म होकर क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। जैसे ब्रेक हुआ यहां से, जैसे यहाँ पर ये चीज जो है वो ब्रेक हुई, ये तार जैसे ज्यादा करंट आया, ये ब्रेक जैसे ही हुई, विद्युत धारा का मार्ग जो है वो बंद हो गया। इधर क्या हो जाएगा, विद्युत धारा इधर इसके आगे जा ही नहीं पाएगी, इस पॉइंट के अलावा इसमें जा ही नहीं पाएगी, और हमारा पंखा जो है वो जलने से बच जाएगा, और वो जो है वो खुश हो जाएगा, है ना। फ्यूज तार क्या कर लेता है, पंखे को जलने से रोक लेता है। क्यों, जैसे 30 एम्पियर करंट उसमें से बहता है, 30 एम्पियर करंट बहता है, वो खुद जो है वो गर्म होकर टूट जाता है तो विद्युत धारा क्या हो जाएगी, इधर से प्रवाहित ही नहीं हो पाएगी, इधर से जा ही नहीं पाएगी, और क्या हो जाएगा, पंखा जो है वो जलेगा नहीं। तो फ्यूज तार में जो है वो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग किया जाता है। कैसे यूज किया जाता है वो आपको समझ में आया होगा थोड़ा बहुत। वो फ्यूज तार क्या होते हैं, वो कटआउट ही होते हैं, उसमें जो तार यूज किया जाता है वो तार जो है वो प्रतिरोध तो उसका उच्च रहता है, लेकिन गलनांक कम होता है ना, गलनांक कम होता है, जिसके कारण से जब भी विद्युत धारा कोई भी ज्यादा मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, ये शॉर्ट सर्किट होता है, जिसको हम बोलते हैं लघु पतन। शॉर्ट सर्किट नाम सुना है आपने, शॉर्ट सर्किट को हिंदी में बोलते हैं लघु पतन। आप शॉर्ट सर्किट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, नंबर नहीं कटेंगे उसमें, है ना, लेकिन लघु पतन लिखो तो ज्यादा अच्छा है। लघु पतन होता है तो लघु पतन में विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है। उस बढ़े हुए विद्युत धारा के मान से हमारे घरों की युक्तियां जो है, घरों की युक्तियां मतलब घरों की उपकरण भी लिख सकते हो आप, है ना। घरों में जो उपकरण होते हैं वो खराब हो सकते हैं, उन्हें खराब होने से बचाने के लिए फ्यूज तार विद्युत मेंस के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है। तो जब भी विद्युत धारा अत्यधिक मात्रा में उसमें से प्रवाहित होती है, या फिर शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में जब अधिक मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो ये जो फ्यूज तार होता है इसका गलनांक कम होने के कारण से खुद टूट जाता है, और विद्युत धारा जो है वो आगे नहीं बढ़ पाती है, उपकरण तक नहीं पहुंच पाती है, जिससे हमारे उपकरण खराब होने से बच जाते हैं, है ना। उससे हमारे उपकरण खराब होने से बच जाते हैं, जिसके कारण से हम फ्यूज तार का उपयोग अपने घरेलू परिपथ में करते हैं। अब एक बात देख लेते हैं, हम फ्यूज तार में कौन सी धातु यूज करते हैं। यहाँ पर मैं लिखूंगा गूगल पे, विच मेटल इज यूज्ड इन फ्यूज वायर। यहाँ पर जो यूज किया जाता है, द फ्यूज एलिमेंट इज मेड ऑफ जिंक। आपने ये वाली चीज देखी है कभी, ये बहुत बार यार मेरे ख्याल से देखा होगा, इस चीज को, इस चीज से परिचित होगा। ये कटआउट तो देखा ही है, इसी की बात कर रहा था मैं। तो ये जो तार दिख रहा है आपको यहाँ पर बीच से इन दोनों को जोड़ा गया है, उसको फ्यूज तार का यूज किया हुआ है, ये फ्यूज तार होते हैं। ये वाली चीज भी देखी होगी कहीं ना कहीं, छोटी सी चीज होती है, मैं बता रहा हूँ आपको ये कहाँ यूज की जाती है। जब एक्सटेंशन बोर्ड देखे आपने, एक्सटेंशन जो अच्छे वाले एक्सटेंशन बोर्ड आते हैं उसमें इसका यूज किया जाता है। इसके साथ साथ जो सिलाई की मशीन होती है, सिलाई की मशीन में भी इस फ्यूज बार का यूज किया जाता है।
वहां पर भी सेम यूज है इसका, मशीन को जलने से बचाना, है ना, वहां पर भी इसका सेम यूज है। तो ये फ्यूज तार होता है, और फ्यूज तार जो बने हुए होते हैं दिखने में तो ऐसे दिखते हैं, आपको दिख गया कटआउट ऐसा होता है, आपको तार भी दिख गया, आपको 3D में अपन ने इसका यूज कर रहे हैं बहुत अच्छे से इंटरनेट का, है ना। ये जो तार होता है वो फ्यूज तार होता है, कटआउट में यूज हो रहा होता है। और जिस धातु का यूज किया जाता है वो यहाँ पर आपको दिख रही है, यहाँ पर साफ साफ लिखा होता है, फ्यूज एलिमेंट इज मेड ऑफ जिंक, कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम और एलॉयज प्रोवाइड स्टेबल एंड प्रिडिक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसमें जो तार यूज किया जाता है वो कॉपर का भी यूज किया जाता है, जिंक का भी यूज किया जाता है, सिल्वर और एल्यूमिनियम के तार भी यूज किए जाते हैं, साथ साथ मिश्र धातुओं के भी यूज किए जाते हैं। तो बहुत सारे धातुओं के तार जो है वो फ्यूज तार के रूप में किए जाते हैं। आप बिल्कुल उदाहरण के तौर पे जिंक, कॉपर, एल्यूमिनियम और चांदी वगैरह लिख सकते हो। साथ साथ कई मिश्र धातुओं के तार भी फ्यूज तार के रूप में उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको बात क्लियर हो गई कि फ्यूज तार के बारे में। आज हमने जो बात करी वो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पे काम करी, उसकी परिभाषा देखी, उसके कहाँ कहाँ उपयोग किए जाते हैं वो देखे, और 3 महत्वपूर्ण उपयोग देखे कहाँ कहाँ विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव यूज हो रहा है ना। कल हम बात करेंगे जूल के तापन नियम पे कि जूल का तापन नियम क्या होता है, कैसे काम करता है। आज के लिए इतना ही रखते हैं।